देश का भौगोलिक सेंटर नागपुर देश की राजनीति में भी गहरा असर करता है, क्योंकि यहाँ एक तरफ तो दूसरी ओर आम्बेडकरी आंदोलन का विशेष प्रभाव है। इस वजह से यहाँ की राजनीति पर पूरे देश की नजरें जमी हुई होती है। नागपुर में बीजेपी की ओर से नितिन गडकरी तो कांग्रेस से नाना पटोले मैदान में है। ऐसे में आज बीआरएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश माने ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल किया। साथ ही अम्बेडकराइट पार्टी की ओर से एडवोकेट विजया बागड़े तथा कई छोटे बड़े संगठन और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज किया। देखिए लॉर्ड बुद्धा की एक खास रिपोर्ट। हम आपके साथ हैं। बीआरएसपी आई है, बीआरएसपी आई है, बीआरएसपी आई है, नई रोशनी लाई है। और आज हम संविधान चौक पर है। जिस तरह से भारत का भौगोलिक सेंटर नागपुर है, इस नागपुर में दो विचारधाराओं का प्रभाव है। यह आरएसएस का गढ़ भी है और अम्बेडकरी मूवमेंट भी यहाँ से ही पनपती है। आज राजनीति में भी इस शहर का बहुत गहरा असर होता है, देश की राजनीति में भी। जिस तरह से दो विचारधाराओं का मैंने जैसे ही पहले आपको बताया कि यहाँ से उगम होता है, तो राजनीति में भी इसका गहरा प्रभाव है। और आज बीआरएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है एडवोकेट सुरेश माने जी, वो आज नामांकन भरने जा रहे हैं नागपुर से। तो उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। सर, क्या कहने जा रहे हो? आज नामांकन हो रहा है आपका, किस तरह की राजनीतिक पार्श्वभूमि नागपुर शहर की आप देखते हो? पवित्र दीक्षा भूमि को अभिवादन करके अभी हम संविधान चौक पे पहुँचे। यहाँ की बाबा साहब की विशाल प्रतिमा को अभिवादन करके अब कलेक्टर कार्यालय जाके नामांकन करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे आपने प्रास्ताविक कहा कि नागपुर शहर का दो तरह का इतिहास है। एक तरफ तो संघशाही का इतिहास है और दूसरी तरफ संघशाही के खिलाफ वाला इतिहास है। ये जंग तो बाद में बनेगी, लेकिन शुरुआत में मैं जो कह रहा हूँ कि पिछले 4-4.5 साल से केंद्र और राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मनपा में नागपुर की उनकी मेजॉरिटी है। ऐसे हालत में नागपुर के विदर्भ के जनता को कई मुद्दों पर, चाहे विदर्भ निर्माण का मुद्दा हो, विदर्भ विकास का मुद्दा हो, विदर्भ अनुशेष का मुद्दा हो, विदर्भ के किसानों की आत्महत्या का मुद्दा हो, विदर्भ में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाकर उद्योग का मामला हो, या विदर्भ के बेरोजगारी का मामला हो, इन तमाम मुद्दों के ऊपर अब जवाब देने से ना गडकरी बच पाएंगे, ना फडणवीस बच पाएंगे। और मोदी और अमित शाह को तो इनको कोई विदर्भ से कोई लेना देना है, ना विदर्भ के जनता के वोट जैसा प्रश्नों के साथ उनका कोई लेना देना है। और ऐसे वक्त में इस चुनाव में विदर्भ निर्माण महामंच के माध्यम से हम इस लोकसभा के ऊपर ट्रायंगुलर फाइट बना के ये दोनों जो बड़ी दिग्गज पार्टियाँ हैं जिन्होंने विदर्भ के साथ विश्वासघात किया है, जनता को धोखा दिया है, उनको सबक सिखाने का काम आज हम यहाँ करने जा रहे हैं। आपने कहा है ट्रायंगल फाइट है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? क्योंकि गडकरी जी यहाँ से लड़ने वाले हैं, नाना पटोले जी यहाँ से लड़ने वाले हैं, तो ये चुनौती कितनी बड़ी है आपके लिए? चुनौती बड़ी है, हम इसको कबूल करते हैं, लेकिन राजनीति में कोई परास्त नहीं होता, ये हमें नहीं जानते। राजनीति में हर कोई परास्त होता है। इंदिरा गांधी भी बड़ी पावरफुल थी, गडकरी उतने तो पावरफुल नहीं है जितनी इंदिरा गांधी थी, वो भी हारती है। और भारत के प्रजातंत्र में वोटरों के हाथ में बाबा साहब के द्वारा दिए हुए वोट के हथियार की बड़ी ताकत है। और ये वोट के हथियार का ताकत इस्तेमाल करके बड़े बड़े धन्ना सेठों को धराशायी करने वाला करिश्मा भी भारत के वोटरों ने किया है। और मुझे लगता है यही करिश्मा अब नागपुर की जनता और वोटर ज़रूर करेंगे। संदेश के तौर पर क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से मेरी सीधी अपील है कि विदर्भ में विकास के नाम पर छलावा किया, धोखा किया, क्या उनको सजा नहीं देंगे? विदर्भ राज्य का आश्वासन देके विदर्भ के जनता के मतदाताओं के वोट लूटना, उनके वोटों के ऊपर डकैती करना, क्या ये गुनाह नहीं है? और विदर्भ राज्य का निर्माण नहीं करना, विदर्भ का विकास नहीं करना, विदर्भ के जनता के समस्याओं को हल नहीं करना, चाहे समस्या कोसी खुर्द के डैम की हो या चाहे समस्या मेलघाट के आदिवासी की हो, क्या इन समस्या के ऊपर अगर जवाब देने में, उनके समस्या हल करने में जो लोग सक्षम साबित नहीं हुए हैं, उनको बदलना चाहिए। और बदलने का मौका ये चुनाव है। और उसकी आखिरी तारीख 11 अप्रैल को जब वोटिंग होगी और 23 मई को जब नतीजे आएंगे, तो नागपुर एक नया इतिहास बनाकर रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बीआरएसपी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, माने सर, एडवोकेट माने सर,
वो नामांकन भरने जा रहे हैं। जिस तरह से आज नामांकन भरना शुरू हो गया है, तो जैसे कि आपने देखा सुरेश माने जी ने भी नामांकन भरा है। आज बलिराजा पार्टी से हमारे साथ एक प्रत्याशी है, विदर्भ अध्यक्ष जी। तो विदर्भ की जो मूवमेंट है पृथक विदर्भ की, वो चलाते हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना है मैडम, किस तरह की समस्याओं को सामने रखकर नामांकन कर रहे हैं आज? सबसे पहले तो हमारी विदर्भ की मुद्दे है कि विदर्भ स्वतंत्र होना चाहिए, विदर्भ स्वराज्य होना चाहिए, और एक अलग विदर्भ का हमारी मांग है जो कई वर्षों से 1918 से ये मांग चलते आ रही है। 1992 में बीजेपी ने क्या बोलते से एक भुवनेश्वर में ठहराव पारित किया था। वहाँ पर भी उन्होंने कहा था कि हम विदर्भ देंगे, मगर इन्होंने हमसे सिर्फ छल किया है, जनताओं से छल किया है। और इन्होंने विदर्भ देने का जो वादा किया था, ना ये विदर्भ देने के लायक रहे, और ये झूठे आश्वासन, फेंकू आश्वासन दे देकर जनताओं से सिर्फ वोट बटरते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने विदर्भ स्वराज्य आंदोलन बड़ी राजा पार्टी के माध्यम से खुशबूताई बेलेकर इनको हमने क्या बोलते से उम्मीदवार के यहाँ पे घोषित दिए नागपुर शहर से, और उनको ही हमने क्या बोलते से उनकी प्रतिनिधि दी है कि अगर वो आती है तो सबसे पहले हम विदर्भ अलग करने का प्रयास करेंगे। दूसरा नंबर, जो हमारी युवा जनरेशन है, आज युवा जनरेशन को रोज़गार नहीं है, तो उन्हें रोज़गार किस तरीके से मिलना चाहिए। जिस तरीके से मियान है, कार्गोस का प्रोजेक्ट है, भेल प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट है, तो वो अगर चालू होते हैं तो युवाओं को अच्छे तरीके से रोज़गार मिल सकता है। हमारे जो बेरोज़गार युवा है उनको रोज़गार अच्छे तरीके से मिल सकता है, उसका उनको लाभ हो सकता है। तीसरा, जो हमारी महिला है, पढ़ी लिखी महिला रहने के बावजूद में भी आज वो बर्तन मांज रही है, सब्जी बेच रही है, घरों के काम कर रही है, तो फिर हम एजुकेशन को सबसे मायने देते हैं, तो रोज़गार को भी मायने देना चाहिए। तो इस महिलाओं को भी उनका विकास हो, उनकी उन्नति हो, उनको सम्मान मिले, इसलिए उनके सम्मान में। तीसरा, हमारे जो किसान भाई हैं, अब किसान भाइयों के आप देखते होंगे कि किसानों को उनका अधिकार नहीं मिलता है। उनके खुद की क्या बोलते से जो वो खुद अन्न बोते हैं, उस अन्न बोने के बाद में उनको खुद का उनको मूलभूत अधिकार उनको नहीं मिलता, अच्छा भाव उनको नहीं मिलता है। तो अगर विदर्भ अलग होता है तो हमारे विदर्भ के किसान को उनका अधिकार उनको मिलेगा। वो खुद अपना अनाज को, अगर वो दलाल को ना देते हुए डायरेक्ट मार्केट में अगर वो क्या बोलते से किसान अपना माल को बेचता है तो उनको भी, किसानों को फ़ायदा हो सकता है। और चौथा, जो हमारे ट्रांसजेंडर किन्नर लोग हैं, आज 2014 से किन्नरों के लिए कोई भी सरकार ने विकास नहीं किया। विकास की तो बहुत दूर की बात है, कोई भी एक जगह ऐसे कोंटे की भी जगह अगर हम बोला जाओ, नागपुर के अंदर में उत्तर बोलो, दक्षिण बोलो, पूर्व पश्चिम, कहीं पे भी इन्होंने शौचालय का निर्माण नहीं किया। तो एक जो किन्नर ट्रांसजेंडर जो है वो भी एक मनुष्य है, मनुष्य के अवतार में है, कोई आसमान और ज़मीन से पैदा हुआ नहीं है। इसलिए सरकार ने सोचना चाहिए, जब हम सरकार को प्रतिनिधि का भाग देते हैं और विदर्भ स्वराज्य आंदोलन, विदर्भ राज्य करने के लिए हम लोगों जब मांग करते हैं, तो 2013 में नितिन गडकरी भी कहते हैं कि हम विदर्भ अलग करेंगे। और जब विदर्भवादी आवाज़ लगाते हैं और विदर्भ की युवा आवाज़ लगाते हैं तो उस समय में उनको ठोक कर मार कर भगाने की बात की जाती है। तो वो जो लोग उसे विदर्भवादी कहते हैं नितिन गडकरी को, मेरे नज़र में विदर्भवादी नहीं है, वो भ्रष्टाचारवादी है। इसलिए उनके विरोध में हमने खुशबूताई बेलेकर को नागपुर से कैंडिडेट खड़ा किया है। जय हिंद, जय विदर्भ। मैं तो ज़्यादा बड़ी चुनौती नहीं मानती, क्योंकि जिन नेताएं अभी जो सत्ता में हैं उन लोगों ने, हम आम लोगों ने उनको चुन के दिया है, इसलिए मुझे चुनौती का उतना कुछ विषय नहीं है। और मेन मुद्दा लेके मैं जो आई हूँ आज भी लोकसभा का निवडणूक के लिए जो खड़ी हो रही हूँ मैं, मेरा एक ही मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा पृथक विदर्भ, मुझे पृथक विदर्भ चाहिए। हम लोग विदर्भवादी है, कई सालों से हमारा पृथक विदर्भ का मुद्दा चालू है, इसीलिए हम लोगों ने आज लोकसभा में आकर निवेदन भरा है, पृथक विदर्भ होना चाहिए। सेकंड थिंग कि जो युवा बेरोजगार है, जिन्होंने मतलब भाजपा सरकार ने जो हमसे वादा किया था कि हम लोग सत्ता में आते हैं तो हम लोग 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 2 करोड़ तो बहुत दूर की बात रही, साल में 50,000 लोगों को तक भी अब तक रोजगार नहीं मिला है। और थर्ड में जो महिलाओं की सुरक्षा को सब प्रथम प्राधान्य दिया जाता है हमारे देश में। भारत माता के नाम से धरती जननी भारत माता कहा जाता है, और यहीं पे फरमान लागू किया कि गाईला वाचवा आणि बाईला नाचवा, ये कहा है। तो मुझे तो मेरे देश की सुरक्षा के लिए मुझे आगे आना पड़ा, मेरे विदर्भ की। और सेकंड थिंग, मैं जो किन्नरों के विकास के लिए आगे आना चाहती हूँ, जो किन्नरों के स्त्री पुरुष समान अधिकार मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। आई एम एडवोकेट विजया दिलीप बागड़े। मैं अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की कंटेस्टेंट हूँ और उस पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ फ्रॉम नागपुर लोकसभा के लिए। हमारी जो एक पार्टी है, हमारी अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके नेशनल प्रेसिडेंट धीमान विजय मानकर सर है। और हमारी पार्टी का सबसे पहले मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी कि कोई भी देश की अभी तक की जो पार्टी है, उन्होंने अपना नीति पत्र जो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। वी हैव द ओनली वन फर्स्ट पार्टी इन इंडिया हू हैज़ ऑलरेडी डिक्लेअर्ड आवर नीति पत्र, ज्याला आपण म्हणतोय।
ते नीतीपत्र त्यांनी दाखल केलेलं आहे. त्या नीतीपत्रामध्ये भारताचा कसा विकास करता येईल, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के पास हम कैसे जा सकते हैं, तो नीतिपत्र में हमारे सब इसमें है. और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है उन्होंने ऑलरेडी वी हैव गिवन इंस्ट्रक्शंस दैट कि नामांकन भरने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड ऑल दी नीति पत्र में जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हैं, जिस आधार पे हमने फॉर्म नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, तो वी आर अबाइड टू दैट